हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड इट्स ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन। तो बेटा जी हाँ बिल्कुल, सर्कुलर मोशन एक पार्ट है टू डायमेंशनल मोशन का। तो बच्चे बोले थे सर सर्कुलर मोशन चालू नहीं हुआ। सो फाइनली नाउ इट्स अ टाइम कि अब हम इस सर्कुलर मोशन को समझ लें। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर बड़ा बेसिक सा होगा, सर्कुलर मोशन का छोटा मोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक इसके काइनेमेटिक्स, यानी देखो जब काइनेमेटिक्स होती है तो बेसिकली मैं मोशन के पैरामीटर्स के बारे में बात करता हूं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में ये सारी बातें आती हैं, इसके बारे में आज हम कैसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट आता है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, कैसे मेजर करेंगे। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी आती है उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, सारी बातें आज हम करेंगे। ठीक है, सो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं एंड नाउ इट्स योर टर्न। तो बेटा मेरी कई बातें आपके लिए कहीं ना कहीं काम की होगी, तो उनको नोट करते हुए चलना। पहली इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जो भी टॉपिक मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, जो भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे रहा हूं, उनके नोट्स बनाइए। आपके बनाए हुए नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो मेक श्योर आप उसकी डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड सवाल क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो डीपीपी सॉल्व करना जरूरी है बेटा। इसके अलावा आपको डीपीपी सॉल्विंग में अगर कोई समस्या परेशानी अगर आती है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन देखिए, वहां से आप अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं यहां पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराता हूं, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के सवाल करा देता हूं, लेकिन इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करनी है। ठीक है, सो मेक श्योर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने करा दिए इनकी प्रैक्टिस आप खुद से सॉल्व जरूर करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक हमारी तरफ से मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। वो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, भले वो डीपीपी की बात हो, क्वेश्चन बैंक की बात हो या फिर लेक्चर्स की बात हो। ठीक है, इसके अलावा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें आइडिया मिलता है कि पिछले कुछ सालों में उस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल पूछे गए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई जो चैप्टर हम तैयार कर रहे हैं, जो चैप्टर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उससे कितने क्वेश्चन आए, किस लेवल के क्वेश्चन आए, ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताता है, तो ये भी आपके लिए सॉल्व करना जरूरी है। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशंस हमारी तरफ से आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, टेस्ट पेपर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और वो सारी तमाम चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारी तरफ से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसकी बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा, आपका काम सिर्फ यहां तक है, यहां तक ये पूरा काम आप लोगों का है, इस पे आप बिल्कुल चिपक जाइए, अपनी प्रिपरेशन इसके हिसाब से कीजिए। एक बार भी ये नहीं सोचना कि सर मैंने नोट्स बना लिए, सर मैं डीपीपी नहीं करी, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, मैं पीवाईक्यू नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलता है ना। तो सारी चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस के हिसाब से प्रिपरेशन की तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं फिर। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बाकी जो पार्ट यहां पे है वो हमारी जिम्मेदारी, जिसपे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा तो सर्कुलर मोशन की आज हम बात करेंगे। इससे पहले आप क्या जानते हो मोशन के बारे में? सर सीधी सी बात है, जब भी हम मोशन को पढ़ते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं पैरामीटर्स कुछ, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास वो पैरामीटर्स होते हैं तो हम बहुत इजीली समझ जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। जैसे कि पहला पैरामीटर होता है बेटा डिस्टेंस, या फिर मैं बोल दूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात है ना। फिर दूसरी चीज जो हमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा, वो होती है स्पीड की, या जिसको मैं बोलूं वेलोसिटी भी हो सकती है वो। तो स्पीड है, वेलोसिटी है। तीसरा केस आता है बेटा यहां पे एक्सेलरेशन का। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे उसमें क्या था, मोशन इन 1D था। ठीक है, हमने बात करी मोशन इन 1D में। अब मोशन इन 1D में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है बेटा तो वो बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए आप डिफाइन करते थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे और ये सारी बातें आप जानते हो अच्छे से।
तो ये 1D था, और 1D में क्या बोला, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट समय के साथ चेंज होता है। फिर आप सेकंड केस पे आए जिसमें आपने पढ़ा मोशन इन 2D। बेटा पढ़ा था क्या मोशन इन 2D? तो मोशन इन 2D में पहली चीज जो आपने पढ़ी थी, इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। यार ये कुछ पुरानी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। याद आ रहा है कुछ? प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल को हवा में फेंका, पार्टिकल को हवा में फेंका, इट विल गो लाइक दिस। क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है साहब और पार्टिकल आगे भी जा रहा है, यानी कि समय के साथ पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे थे। और ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों समय के साथ चेंज हो जाए, या कोई से भी दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो जाए, वो कहलाता था 2D मोशन। अब इसी 2 डायमेंशनल मोशन का एक और केस जो कि होता है सर्कुलर मोशन, आज हम पढ़ेंगे। तो इसी मोशन इन 2 डायमेंशन का एक और केस जिसको कि हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इससे पहले प्रोजेक्टाइल पे अच्छी चर्चा हम कर चुके हैं, इस बार बात होगी सर्कुलर मोशन की, लेकिन कुछ अलग तरीके से बात करेंगे सर्कुलर मोशन पे। प्रोजेक्टाइल के लिए मैं क्या बोलता था आप लोगों को कि साहब यहां पे आप देखोगे तो 2 डायमेंशनल मोशन तो हो रहा है, लेकिन इस 2D मोशन को हमने ब्रेक किया था 2 1D मोशंस में। इस 2D मोशन को हमने ब्रेक किया था 2 1D मोशन में। एक हो गया था हमारा हॉरिजॉन्टल वाला और एक हो गया था हमारा वर्टिकल वाला। याद है कुछ? हॉरिजॉन्टल में 1 डायमेंशन मोशन, वर्टिकल में 1 डायमेंशन मोशन, हमारा काम आसान हो जाता था। तो प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करना बड़ा आसान था हमारे लिए। तो अब सर्कुलर मोशन की अगर बात आ रही, क्योंकि देखो यहां पे तुमने जब वेलोसिटी वगैरह डिफाइन करी थी तो कैसे बोला था कि साहब किसी भी जगह पे वेलोसिटी बना लो, तो अगर वेलोसिटी v है, यहां पे एंगल थीटा है, तो एक वेलोसिटी x में बनती है, एक वेलोसिटी y में बनती है। तो यहां पे ऑल्दो इट इज अ केस ऑफ अ 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन जो वेलोसिटीज आपके पास आ रही थी वो 1 डायमेंशन वाली ही वेलोसिटीज थी, लीनियर वेलोसिटी जिनको मैं कहता हूं। लेकिन जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन देखो, एक आम आदमी से अगर पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो वो हमें क्या बोलेगा कि साहब सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल सर्कल में घूमता है। तो यहां पे पहली बात तो मोशन कुछ अलग ही प्रकार का हो गया। वहां पे पैराबोलिक मोशन होता था, यहां पे पैराबोलिक पाथ फॉलो करते थे, लेकिन यहां पे जो पाथ फॉलो किया जाएगा इट इज अ सर्कुलर पाथ। अब मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, सर्कल में चल रहा है, तो इस पार्टिकल के पास घूमने की एक वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से बहुत अलग है। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो इसके पास घूमने की वेलोसिटी होती है, उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। बताऊंगा भैया, आगे आएगी सारी बातें। एक तो ये छोटा सा एक ट्रेलर होता है ना, जैसे मूवी का टीजर आता है पहले, ये वो बस एक छोटा सा ट्रेलर है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास घूमने की स्पीड है। बेटा घूमने की जो स्पीड होती है ना, इसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर स्पीड, या फिर बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों बहुत अलग चीजें हो जाती है। ऐसा नहीं कि सर क्या दोनों सेम ही होगी क्या? जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन इस 2 डायमेंशनल मोशन में 2 1 डायमेंशनल मोशंस हमें दिख रहे थे। इस 2 डायमेंशन मोशन में मुझे 2 अलग अलग 1 डायमेंशनल मोशन दिख रहे थे। पहला 1 डायमेंशनल मोशन हॉरिजॉन्टल में था, दूसरा 1 डायमेंशनल मोशन वर्टिकल में था। लेकिन जैसे ही मैं सर्कुलर मोशन पे आया, तो सर्कुलर मोशन पे मुझे ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिली, मुझे बल्कि एक नई प्रकार की वेलोसिटी देखने को मिल गई, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी कुछ बच्चे सोच रहे थे कि सर आपने तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया, तो आपने सर्कुलर क्यों नहीं पढ़ाया प्रोजेक्टाइल के साथ में? इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि सर्कुलर की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। प्रोजेक्टाइल हमें समझना आसान था क्योंकि इससे पहले हमने 1D मोशन पढ़ लिया था, लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो मैं बोलना चाहता हूं कि बेटा कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। यहां पे एक पॉइंट होता है सेंटर वाला, तो पार्टिकल अगर मान लो यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, पार्टिकल अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, तो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करता है, वो कवर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे कहानी एंगल के फॉर्म में ज्यादा आने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए ये सर्कुलर मोशन को अलग से पढ़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था, रादर देन उसको प्रोजेक्टाइल के साथ ही पढ़ा था।
कुछ लोग होते हैं कि प्रोजेक्टाइल के साथ ही सर्कुलर मोशन कहानी खत्म करना शुरू कर देते हैं, बट यार ऐसा देखो, हमारे कहानी खत्म करने वाली बातें नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से हट के पढ़ा रहा हूं इसको, ताकि ये चीजें अलग से समझ आए हमने, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी होगा, सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहां पे क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो यहां पे बेसिकली उसका क्या होता है, सेंटर पे कुछ एंगल बनाते हुए चलता है वो। तो यहां पे जो भी मेजरमेंट्स हो रहे हैं बेसिकली वो एंगल के फॉर्मेट में हो रहे हैं। इसलिए जहां पे भी आप टर्म्स यूज कर रहे हो वेलोसिटी, तो सर्कुलर के लिए उसको यूज कीजिए एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या दिखाता है कि भाई साहब कितने यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यूनिट टाइम में कितना एंगल आप घूमते हो, कौन बताता है, एंगुलर वेलोसिटी बताता है। पार्टिकल जब यहां पे घूम रहा था तो वो देखते हैं कि भाई सेंटर पे कितना एंगल घूमा है, घूमने के लिए क्योंकि हम आर्क यूज करते हैं और वहां पे एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इतनी सी बातें तो आप भी जानते हो, इतने समझदार तो तुम लोग भी हो कि जब भी कोई आर्क में जाते हो, आर्क में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एंगल वाला पार्ट, तभी तो पता चलता है कि भाई कितना हम रोटेट हुए, कितना हम घूम गए, है ना। तो जब भी घूमने वाली बातें होती है कि भाई कितना घूमे, तो वहां पे बेसिकली आपको एंगल डिफाइन करना पड़ता है कि भाई हम 30 डिग्री घूम चुके हैं इस टाइम पे, कितना घूमे हम लोग, 30 डिग्री घूम गए। अभी कोई बोले भाई कितना घूमे हो आप लोग, बोलना साहब हम लोग तो 60 डिग्री घूम गए, यहां से हम पहले यहां थे, अभी 60 डिग्री घूम के हम यहां पहुंच गए, समझ रहे हो ना। तो वो यहां पे एंगल वाला पार्ट डिफाइन करता है फिर आपके लिए। तो सर्कुलर मोशन में एंगल की कहानी बहुत आने वाली है, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार है ना, मजा आएगा, नया पार्ट है, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। टफ कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत आसान होगी। अभी तक की कहानी जैसे आपके लिए सिंपल चली, आज भी आपके लिए कहानी सिंपल ही चलेगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये सारी पुरानी बातें ध्यान में रखना। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने पहले पढ़ी थी वही इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे भी आएंगी, लेकिन एक नए अंदाज में, एक नए फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डिफरेंस पहले ही क्रिएट कर देता हूं यहां पे, ताकि आप लोगों को चीजें आसानी से समझ आती रहे। बेटा एक डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड द सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में एक छोटे से डिफरेंसेस पहले ही क्रिएट कर देते हैं। बेटा लीनियर मतलब रिलेटेड होगा 1D मोशन से, तो ये होता है बेटा 1 डायमेंशनल मोशन बेसिकली। सर्कुलर में बोलूंगा तो ये बेसिकली 2D मोशन हो जाएगा। लीनियर में जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो आप नाम देना उसको लीनियर वेलोसिटी, आज के बाद हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। सर्कुलर में जब वो आएगा तो इसको बोला जाएगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे डिफरेंसेस ध्यान रखना बेटा। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। लीनियर वेलोसिटी को v से लिखा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखा जाता है, दोनों ही वेक्टर होते हैं। यहां पे आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। यहां पे आता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है यहां पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस डी इनसे डिनोट किया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल होता है, थीटा से डिनोट किया जाता है उसको। यहां पे होता है एक्सेलरेशन, जिसको कि हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ये 1D मोशन में बड़ा काम आता था, लीनियर एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता था। यहां पे जो होगा इसको कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला था, सर्कुलर वाली बातें हैं तो सारा मेजरमेंट एंगल के हिसाब से होता है, इसलिए यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। अब इनमें भी आपस में रिलेशंस है, वो रिलेशंस मैं भी आपको आगे चल के बताता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार बेसिक सी डेफिनेशन शुरू करते हैं। और सर्कुलर मोशन की अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए परिभाषा क्या पूछी थी, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन सच दैट the angle between the velocity and the acceleration should not be equals to 0 or 180 degree, then the particle follows a parabolic path and the motion is known as the projectile motion। क्या यही पढ़ी थी परिभाषा कि अगर भाई साहब किसी पार्टिकल को फेंके, पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल था ना तो वो 0 डिग्री होना चाहिए ना ही वो 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे केस में पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाता है और इस प्रकार के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ये वाली परिभाषा हमने पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन के लिए क्या कहते हो बेटा, सर्कुलर मोशन के लिए कहा जाए कि एक पार्टिकल घूमता है, एक पार्टिकल मोशन करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम।
If a particle is moving such that its distance from the fixed point remains the same, then the motion of the particle is known as circular motion. एक पार्टिकल मूव करे such that उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम. पार्टिकल कुछ इस प्रकार से चले कि किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे. पार्टिकल कुछ इस प्रकार से चलेगा कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहेगा. तो उस केस में पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन करता है. ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को नाम दिया जाता है सेंटर. ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको नाम दिया जाता है सेंटर. और ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड द पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड पार्टिकल, इसको कहते हैं बेटा रेडियस. क्या नाम दिया इसको, रेडियस. नाम तो सुना ही होगा पहले आपने. तो परिभाषा समझ आई कि अगर साहब कोई पार्टिकल कुछ इस प्रकार से मूव करे सच दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट दैट रिमेन्स द सेम, तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको सेंटर कहते हैं. और ये जो डिस्टेंस होती है फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल के बीच में, इसको रेडियस कहते हैं. ठीक है, चलिए भाई साहब, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा सिनेरियो, एक जगह तुमने क्या किया, एक रस्सी को बांध दिया, उस रस्सी को पकड़ के अब चलने लगो, चलते रहो चलते रहो. क्या होगा बेटा, रस्सी का लेंथ फिक्स्ड है, वो आपने एक जगह पे फिक्स कर दिया. एक तरफ से आपने रस्सी को पकड़ के चलना शुरू किया, तो आप भी क्या होगे, गोल गोल घूमते रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे. करके देख लेना, भरोसा नहीं मेरे पे तो. ठीक है, मेरे पे भरोसा तो होगा नहीं, करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा. बेटा सर्कुलर मोशन की कहानी यहां से शुरू होती है. तो पहले इतना सा पार्ट तो नोट कर लो. एक अंतर लीनियर वर्सेस सर्कुलर में ऐसी चीजें, बेसिक सी बातें हैं जो मैंने बताई आपको. डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. क्योंकि यहां पे कहानी एंगल से रिलेटेड होने वाली है, इसलिए हम लोग इन सबको एंगुलर एंगुलर का नाम दे रहे हैं. ठीक है, एनीवेज चलिए भाई, इसको तो फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं, मेन कहानी शुरू करते चल के. किया नोट सभी ने? आओ बेटा, परिभाषा आप देख सकते हो. इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. कभी कभार ये पॉइंट मूविंग भी होता है, दैट्स अ डिफरेंट केस. ठीक है, तो ये मूविंग पॉइंट कैसे होते हैं वो सारी चीजें बाद में डिफाइन करेंगे. अभी हमारे लिए फिक्स पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. Such that its distance from the fixed point remains constant, then its motion is called as the circular motion. तो उसका जो मोशन होता है बेटा वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है, with respect to that fixed point, उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो चलिए भाई, ये सर्कुलर मोशन की परिभाषा हो गई हमारे पास में. अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए कुछ टर्म्स के बारे में. तो पहला टर्म आता है बेटा फ्रीक्वेंसी. देखो यहां पे क्योंकि घूमने की बातें हो रही है, ठीक है, यहां पे सर्कुलर मोशन में जो भी बातें हो रही है बेटा वो घूमने के लिए हो रही है. तो क्या होता है ना कि जैसे मैं यहां से घूमना शुरू किया, यहां से चला, तो चलते 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 पता चलता है कि साहब मैं तो घूम फिर के वहीं आ गया. तो हमने क्या किया, एक राउंड कंप्लीट कर लिया. अब ऐसा तो है नहीं 1D मोशन की तरह कि यहां से चलना शुरू किया तो चलते गए चलते गए चलते गए, लौट के कभी वापस नहीं आ रहे. इसमें तो लौट के वापस घर को आए, है ना. अब आगे नहीं बोलेंगे इसमें, लौट के हम वापस क्या आ गए, घर पे आ गए. तो इस टाइप के मोशन के लिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहां पे हम लौट के वापस घर पे आ रहे हैं और हम कंप्लीट कर रहे हैं राउंड्स. क्या कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, यहां पे राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं. तो यहां पे टर्म आती है बेटा फ्रीक्वेंसी की. वो आपसे बोलता है भाई साहब फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दो फिर आप इसकी. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है साहब, फ्रीक्वेंसी क्या है? बोलते हैं कि भाई साहब फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है कि एक सेकंड में आपने कितने चक्कर काटे, यही होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बोले तो एक सेकंड में आप कितने चक्कर काट रहे हो, एक सेकंड में आपने कितने राउंड्स कंप्लीट कर लिए. राउंड्स कंप्लीटेड पर सेकंड. एक सेकंड में कितने राउंड किए कंप्लीट, वो डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी को. एक सेकंड में जितने ज्यादा राउंड कवर करोगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इसकी. अब फ्रीक्वेंसी किसकी डिफाइन करो, सर्कल की? नहीं, पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है.
बेटा फ्रीक्वेंसी किसकी डिफाइन होती है? ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पार्टिकल की डिफाइन होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी डिफाइन होती है? ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पार्टिकल की डिफाइन होती है फ्रीक्वेंसी। सेकेंड टर्म जो डिफाइन होती है, इट इज ऑल अबाउट द टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड क्या होता है? इससे पहले आपने क्या पढ़ा? 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे। 1 सेकंड में जो चक्कर काटता है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड डिफाइन करता है एक चक्कर में कितना टाइम लगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। मान लो कि कोई पार्टिकल है यहां पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लिया साहब कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पार्टिकल को एक चक्कर काटने में अगर 5 सेकंड लगे, अगर 5 सेकंड में वो एक चक्कर काटता है तो दिस इज द टाइम पीरियड। ये 5 सेकंड्स क्या है? इट इज द टाइम पीरियड। 5 सेकंड्स क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। 5 सेकंड्स क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकल को एक राउंड कवर करने में 10 सेकंड्स लग गए, सो 10 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड। एक पार्टिकल को एक राउंड कवर करने में अगर 50 सेकंड्स लग गए, सो 50 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो एक राउंड करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। भाई देखो ये कुछ अलग प्रकार का समय है इसलिए अलग से दिखना चाहिए। नॉर्मल टाइम को आप स्मॉल टी से डिनोट करते हो, बट मेक श्योर जब भी आप बात करोगे टाइम पीरियड की, सो टाइम पीरियड को डिनोट करना कैपिटल टी से। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो इस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 5 सेकंड्स हो जाएगा। अब जरा और अच्छे से समझते बात को। मैं एक जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि थॉट क्लियर हो जाए आप लोगों को। बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको कुछ समय लगेगा एक चक्कर काटने में, है ना? हाँ सर, बिल्कुल। ये पार्टिकल ए है, इसको लगे 10 सेकेंड्स टू कंप्लीट 2 राउंड्स। भाई 10 सेकेंड्स में उसने 2 राउंड्स कंप्लीट किए। फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए बेटा, तो एक पार्टिकल जिसको कि 10 सेकेंड लगे 2 राउंड कंप्लीट करने में, तो इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या करें साहब इसमें? हाँ, क्या कर सकते हैं इसमें? बहुत सिंपल सी अप्रोच होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज में। आपको बस इतना सा समझना है कि भाई अगर 2 राउंड हमने कंप्लीट करे हैं इन 10 सेकेंड्स, तो एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट होगा? तो एक राउंड कंप्लीट होगा 10/2 सेकेंड्स में, जो कि होता है 5 सेकेंड्स। तो पहली चीज टाइम पीरियड की बात है, सो टाइम पीरियड हो जाएगा इसका कितना? 5 सेकेंड्स का। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। टाइम पीरियड इसका आ रहा है 5 सेकेंड्स का। अगली बात फ्रीक्वेंसी की कर रहा है, तो एक राउंड 5 सेकेंड में कर रहा है, तो इसको उल्टा लिखने का तरीका ऐसा है बेटा कि साहब 5 सेकेंड्स में उसने कंप्लीट किया 1 राउंड। 5 सेकेंड्स में उसने कंप्लीट किया 1 राउंड, तो 1 सेकेंड में वो कंप्लीट करेगा 1/5 राउंड। 5 सेकेंड्स में अगर उसने 1 राउंड कंप्लीट किया है तो 1 सेकेंड में वो 1/5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। और बेटा 1 सेकेंड में जो नंबर चक्कर काटता ना, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो बेटा यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/5। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहां पे? 1/5, क्योंकि 1 सेकेंड में जो चक्कर काटे, 1 सेकेंड में जो चक्कर काटे दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जो चक्कर काटे दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। बेटा टाइम पीरियड कितना? 5, फ्रीक्वेंसी कितना? 5। दोनों को देखो, एक रिलेशन मिलेगा यहां से।
टाइम पीरियड कितना 5 सेकंड्स का, फ्रीक्वेंसी 1/5। तो एक चीज पता चल रही होगी आप लोगों को, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेसिकली होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन हमें मिल चुका है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है, लिख लेना। फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एफ से डिनोट करूं और टाइम पीरियड को मैं कैपिटल टी से डिनोट करूं, सो दिस इज द रिलेशन। ये बहुत काम आने वाला है आगे चल के। यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? समझ रहे हो बात को? तो इसको छाप लो, राइट फ्रॉम हियर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, मैंने आपको बताया। तो इसको पहले तो नोट करो, फिर वो सवाल भी कर लो ताकि और ज्यादा थॉट क्लियर हो जाए। फिर अपना किया नोट सभी ने? यहां पे आइए बेटा, ये सारी बातें, ये क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन काम का है ना। देखो इनको रेडियस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको फर्क पड़ता है कि आप कितने चक्कर काट रहे हो, बस। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों को रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। सर्कल का रेडियस कुछ भी हो, भाड़ में जाए रेडियस, हमें फर्क पड़ता है कि आप कितने समय में कितने चक्कर काट रहे हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये है कहानी, जल्दी से नोट कर लीजिए। दिस इज द पार्ट। हो गया नोट सभी का? चलिए बेटा आगे आ जाइए। यहां पे उन्होंने मेन उनकी परिभाषा डिफाइन कर दी है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने चक्कर काटे वो होती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा जरा आप यहां से देखो, तो क्या फ्रीक्वेंसी की यूनिट बता सकते हो? हाँ, राउंड्स पर सेकेंड है ना। राउंड को क्या बोले, रेवोल्यूशन बोल दें क्या सर? तो ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है। चक्कर काटना मतलब क्या, रिवॉल्व करना। भाई सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो। तो भाई यहां पे इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन मतलब एक राउंड, तो राउंड पर सेकंड बोलो या रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोलो, एक ही बात है। तो रिवॉल्यूशन अच्छा है तो हमें, सो इट इज आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रिवॉल्व करती है ना बेटा, हाँ। तो दिस इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। वैसे आगे चल के हर्ट्ज वगैरह पढ़ोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी हमारे लिए आरपीएस और आरपीएम ही काम का है। अच्छा एक और बात बताइए कि 1 आरपीएस और 1 आरपीएस और आरपीएम में रिलेशन क्या होता है? आरपीएस और आरपीएम में रिलेशन क्या होता है? वैसी बात तो आरपीएस कैसे लिखे सर इसको? आरपीएस को लिखने का तरीका क्या होता है? इट्स रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये आरपीएस होता है। इट मींस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो आरपीएस और आरपीएम में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो भाई सेकंड, भाई एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं? सर ऐसा कर लें क्या इसको, रेवोल्यूशन को तो रहने दीजिए, और अगर मैं बात करूं यहां पे सेकंड की, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 1/60 मिनट्स कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1/60 मिनट्स, अरे एक सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। ये 60 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 60 आरपीएम। तो 1 आरपीएस इज इक्वल्स टू 60 आरपीएम। सही लिखिए बात, 1 आरपीएस इक्वल्स टू 60 आरपीएम। रिलेशन है भाई ये। वैसे टाइम पीरियड की बात करें, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अब क्योंकि ये टाइम टेकन है बेटा, तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? सेकंड। कोई शक वाली बात नहीं इसमें तो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यहां तक समझ आती है कहानी पूरी बढ़िया तरीके से, आरपीएस आरपीएम वगैरह क्या है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला था, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर समझना है तो उसके पैरामीटर्स को समझ लो। तो सबसे पहला पैरामीटर जो हमारे पास आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया जाए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, लेकिन वो सिर्फ लीनियर मोशन के लिए डिफाइन किया जा रहा था। यहां पे अगर हम बात करें तो वी हैव सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सो इट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर। बेसिकली मैं आपको डायग्राम के सहारे से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे सेंटर से पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर बनाया मैंने। दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या होगा, वो इस सर्कल पे चलना शुरू करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो। बढ़ते बढ़ते वो यहां पे आएगा किसी पॉइंट पे, तो इनिशियल पॉइंट को ए बोल दिया, फाइनल पॉइंट को मैंने बी बोल दिया बेटा। t इक्वल्स टू 0 पे वो इनिशियल पॉइंट पे था और किसी समय t पे वो कहां आ गया, b पॉइंट पे आ गया। सो b पे हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया, b पे हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया। जब a से b के लिए पोजीशन वेक्टर बनाया तो एंगल ट्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, क्या बोले, एंगल ट्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का जो था उसने जो एंगल ट्रेस किया उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हमसे कोई बोल दे कि भाई पार्टिकल ए से लेके बी तक गया है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट, तो बोलना साहब देखो यहां पे हम डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना होगा तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, सीधी सीधी लाइन खींच देना, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट की ज्यादा बातें ना करके वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ज्यादा बातें करेगा, ठीक है। तो बेटा अगर आपसे कोई बोलता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ए से लेके बी तक सीधी लाइन खींच देना, वो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की इतनी ज्यादा बातें नहीं होती, बातें होती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, सेंटर पे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल बनाया है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ए से बी जाते समय वो इस सर्कुलर आर्क पे चला और सर्कुलर आर्क पे चलते चलते उसने एल डिस्टेंस को कवर किया। पार्टिकल ए से बी जा रहा था तो वो सर्कुलर आर्क पे चला, तो आर्क पे चलते चलते उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है एल, और सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस है आर। तो बेटा यहां से आपको पता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। तो कोई आपसे बोले भाई एंगल निकालना है तो या तो आप एल बाय आर कर दीजिए या फिर आपको थीटा डिफाइन होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो इट इज आर्क लेंथ, एल क्या हो जाएगा, एल इज एक्चुअली द आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं इसको। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, सो इट इज एक्चुअली योर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। अच्छा एक बात बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या वो एक एंगल है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड सिंस थीटा इज एक्चुअली द एंगल, तो बेटा यहां पे इसका यूनिट जो होगा वो कितना होगा, इसका यूनिट होगा रेडियन। क्या होता है इसकी यूनिट, रेडियन होता है। डिग्री हम कंसीडर नहीं करते, हमारे लिए इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। चलिए भाई बहुत शानदार। अच्छा डायमेंशन वगैरह की बातें करें तो सर ऊपर देखो लेंथ है, नीचे देखो रेडियस है वो भी लेंथ है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन की बात करो तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनलेस होता है ये। तो कोई आपसे बोले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है तो बोलना साहब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। सो इट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिनोट करेंगे हम लोग थीटा से, बाकी अलग अलग सिनेरियोज में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। पार्टिकल अलग अलग सिनेरियो में क्या होगा तो वहां से उसको अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, इनिशियली पार्टिकल था यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू t1 पे पार्टिकल यहां पे आया और t इक्वल्स टू t2 पे पार्टिकल यहां पे आया, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बना दूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो पोजीशन वेक्टर कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक तो यहां पे बनेगा इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक पोजीशन वेक्टर इसका यहां के लिए आएगा, एक पोजीशन वेक्टर इसका यहां के लिए आएगा। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यहां से लेके यहां तक गया तो एंगल जो इन्होंने डिफाइन किया इट इज योर थीटा 1, यहां से लेके यहां तक गए एंगल डिफाइन किया थीटा 2।
तो पूछ रहता है कभी कभार कि भाई साहब T1 से लेके T2 तक गए तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर उसने आपसे पूछ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ इन टाइम, हाँ भाई T1 से T2 जाते समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप भी समझदार हो मैं भी समझदार हूं, T1 से T2 जाते समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा थीटा, चलो डेल्टा थीटा बोल दिया, दैट इज गिवन बाय थीटा 2 माइनस का थीटा 1। तो ये वाली बातें बताने की नहीं होती है, बट फिर भी समझो बात को कि आप जैसे कर रहे थे ना कि भाई पहले हम यहां पे गए फिर वहां पे गए, वैसी कहानी है। जैसे गाड़ी के केस में क्या होता है सर, t इक्वल्स टू 0 पे मैं यहां था, गाड़ी में भी तो ऐसा ही होता है लीनियर मोशन, फिर किसी समय t पे मैं यहां पहुंचा, बहुत बढ़िया, फिर किसी समय t2 पे मैं यहां पे आ गया। ऐसे ही किया था आप लोगों ने पहले भी, क्या बोलते थे t इक्वल्स टू 0 पे मैं यहां पे था, t इक्वल्स टू t1 पे मैं यहां पे पहुंचा और t इक्वल्स टू t2 पे मैं यहां पे पहुंच गया। मैंने डिस्टेंस d1 ट्रेवल किया था इन टाइम t1 और मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो d2 था इन द टाइम t2। तो t1 से लेके t2 जाते समय जो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा d गिवन बाय d2 माइनस d1। बस वही कहानी है, हाँ कुछ नया नहीं है, जैसा पहले करते आ रहे थे वैसी कहानी, बस इस बार वो कहानी एंगल में आ जाएगी। तो ऐसे घबरा मत जाना कि साहब ये क्या हो गया है, ऐसे घबरा मत जाना कि साहब ये क्या हो गया है, हमें तो पता ही नहीं चला कुछ भी। तो वो एंगल किस हिसाब से देना आप उसको एडजस्ट करते रहना अपने हिसाब से। हो सकता है वो बोले कि साहब यहां से लेके यहां तक थीटा 1 एंगल था, यहां से लेके यहां तक थीटा 2 एंगल था, तो T1 से लेके T2 तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ थीटा 2 हो जाएगा, अगर यहां से लेके यहां तक मेजर कर रहे हो उसको। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे फिर, ठीक है। चलिए बेटा, तो इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं, यहां पे सारी बातें लिख लीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला पैरामीटर है हमारे पास ये, ठीक है। डिस्टेंस की बातें यहां नहीं हो रही, यहां पे सीधा एंगल की बातें होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एक वेक्टर है तो ये किस प्रकार के वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। आगे चल के बताऊंगा कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, पहले इसको नोट करो फिर आते हैं एक्सियल वेक्टर्स पे भी। किया नोट सभी ने, यहां पे देखो ये सारी बातें, ठीक है। चलो भाई अगला जो हमारे पास पैरामीटर आता है बेटा होता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में हमने क्या बोला कि जो पार्टिकल था वो सर्कुलर मोशन कर रहा था साहब, ठीक है भाई, मान गया आपकी बात। आपने बोला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, हमने मान लिया पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये तो ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आई कि सब स्पीड वगैरह बता दो इसकी, कुछ एक्सेलरेशन कितना वेलोसिटी वगैरह होगा इसका कुछ। मान लीजिए बेटा कि यहां पे t1 टाइम पे पार्टिकल यहां था, t2 टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंचा, t1 से लेके t2 जाने के लिए उसने एंगल जो कवर किया, या फिर चलो थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अपने पुराने केस के हिसाब से डिफाइन करते हैं। इनिशियली पार्टिकल यहां पे था t इक्वल्स टू 0 पे और किसी टाइम t1 पे पार्टिकल यहां पे पहुंचा। ऐसा करने के लिए उसने जो एंगल कवर किया वो था यहां पे थीटा 1, ठीक है। पार्टिकल इनिशियली यहां पे था, यहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, तो थीटा 1 इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ साहब बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, थीटा 1 इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा, जैसे वेलोसिटी को क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो भाई किसी यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिफाइन करता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा विल बी गिवन बाय यहां पे कितना थीटा 1 और कितने टाइम में कवर किया t1 माइनस 0, यानी कि थीटा 1 अपॉन t1 इज द ओमेगा फेयर। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें सो इट इज गिवन बाय नथिंग बट थीटा 1 बाय t1, थीटा 1 डिवाइड बाय थीटा 1 t1, ठीक है। ये वाला केस समझ आता है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, किसी समय t2 पे पार्टिकल को यहां पहुंचा दो। सो किसी समय t इक्वल्स टू t2 पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, कितना एंगल बनाते हुए गए भाई थीटा 2 एंगल बना लिया।
सो T1 से लेके T2 तक जाते समय इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो डिफाइन करते हैं। मैंने बोला साहब यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो फ्रॉम टाइम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 जाते समय अगर हम बात करें तो ओमेगा कैन बी रिटन एज बाई डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या ओमेगा को ऐसे लिखा जाएगा बेटा, बोलो जरा, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी करके? क्या ओमेगा को ऐसे ही लिखा जाएगा, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी करके? तो ये जो आप डिफाइन कर रहे हो ना, इट इज एक्चुअली द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जो आप डिफाइन कर रहे हो इट इज एक्चुअली द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बोलते हैं साहब T1 से लेके T2 तक जा रहे थे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा थीटा कवर किया और टाइम लगा डेल्टा टी, बोले तो T2 माइनस T1 का, वो लिख दिया हमने यहां पे लाके। ऐसे ही तो करते थे पहले भी, जब आप वेलोसिटी को लिखते थे तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी किया था ना बेटा। ये किसके लिए था, दिस इज फॉर द लीनियर वेलोसिटी। किसकी बात हो रही थी, ये लीनियर वेलोसिटी की बातें होती थी ये। और ये बातें किसकी हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी। ये एवरेज लीनियर वेलोसिटी था, अगर आपको याद हो तो पढ़ा होगा आपने, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये वही तो है। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ना। सो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये डेफिनेशन लिख के सबसे पहले तो ये बना लेना बेटा। डेफिनेशन लिख के सबसे पहले वो बना लो, सिर्फ θ1 वाला बनाना, उसके बाद अगला डायग्राम बनाना, अगले डायग्राम में θ2 वाली कहानी लिख के फिर ये लिखना T1 से लेके T2 के लिए डिफाइन करेंगे। परिभाषा लिख ली, परिभाषा लिखने के बाद पहले सिर्फ θ1 वाला ही बना के इतना सा लिख लो, फिर अगला डायग्राम बनाना, उसमें θ2 तक लेके जाना और T1 से लेके T2 तक डिफाइन करना। इसको बोलना दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ओके। चलिए भाई देखो, डेल्टा थीटा सब में होता है, इसमें भी डेल्टा थीटा था, लेकिन क्या होता है ना, इनिशियली हम जहां पे है ना वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है 0, t इक्वल्स टू पे जहां पहुंचते हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है θ2 और θ1, और जब t इक्वल्स टू T2 पे पहुंचते हैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है θ2। तो क्या है कि डेल्टा थीटा सब जगह लगता है, नो डाउट, मैं मना नहीं करूंगा कि डेल्टा थीटा नहीं होगा, आपने तो सिर्फ θ1 लिख दिया यहां पे भी डेल्टा थीटा है, लेकिन क्या है ना कि इनिशियल वाला 0 हो जाता है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप इनिशियल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन यहां पे T1 से T2 के लिए डिफाइन कर रहे हो, तो T1 से T2 तो यहां भी जा रहे हो। ठीक है, चलिए बेटा ये सारी बातें लिख लो जल्दी से। लिखा? अच्छा एक बात बताइए, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसके अगर मैं डायमेंशन की बात करूं और ये वाली बात करूं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो मेरे हिसाब से रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट फॉर दिस, क्योंकि ऊपर क्या है बेटा, एंगल, और नीचे क्या है, समय। तो भाई एंगल का यूनिट होता है रेडियन, समय का यूनिट है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट। डायमेंशन की बात करूं, ऊपर वाला है एंगल, डायमेंशनलेस, नीचे वाला है टाइम, सो इसका डायमेंशन होगा टाइम इनवर्स। डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। क्यों, ऊपर वाला कौन, एंगल, एंगल तो भैया डायमेंशनलेस होता है, नीचे कौन, टाइम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, तो इसका डायमेंशन बनेगा 1/t, बोले तो t इनवर्स। अच्छा स्केलर है या वेक्टर है, तो साहब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, बट किस प्रकार का वेक्टर होगा ये, तो ये होता है एक्सियल वेक्टर। ये कैसे वेक्टर्स हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं ये, यानी कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन बताऊंगा तो वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में आएगा जो कि इस सर्कुलर पाथ के एक्सिस के अलोंग होगी। एक्सिस कहां से पास होती है, सेंटर से एक्सिस पास हो जाती है। तो अगर ओमेगा की डायरेक्शन बतानी है तो वो बेसिकली अलोंग द एक्सिस हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो, जैसे हमारा पार्टिकल अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल आप इसको घुमा दीजिए तो डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना। यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? पार्टिकल नीचे घूमेगा तो अंदर की तरफ चलेगी, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ओमेगा का डायरेक्शन रहेगा, एक्सियल वेक्टर है, अलोंग द एक्सिस जाता है ये।
यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सारी बातें हमें पता चल गई। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अभी मैंने डिफाइन किया है। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला लिखा है मैं अभी यहां नहीं आ रहा हूं क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस का है, ये आगे पढ़ेंगे अभी। तो इस फॉर्मूले पे अभी मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि इंस्टेंटेनियस की कहानी है, कहानी हम ही आगे पढ़ेंगे। अभी इतनी बात तो समझ आती होगी कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। छाप ले बेटे इसको नोट करेंगे जल्दी से। किया नोट सभी ने? नोट किया सभी ने? ओके। क्या इसी में आगे है क्या इंस्टेंटेनियस? हाँ आएगा, भी आएगा, रुको अभी बताते हैं। फिर सेकंड आता है बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगला क्या आता है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा साहब? जब भी बोला जाए इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब होता है डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पे बात करें हम लोग, यहां पे किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, तो उसके लिए डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसे ही होता है बेटा, मैं पहले भी 10 बार करके बताया ऐसी चीजें कि भाई यहां पे अगर T1 है और यहां पे अगर T2 है तो ये बीच में डेल्टा टी होता है। मैं चाहता हूं सर किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे बात करें, ना कि एक इंटरवल पे। मुझे इंटरवल नहीं चाहिए, मुझे एक टाइम चाहिए। तो इस इंटरवल को छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा कर दिया, पास में ले आए, इतना पास ले आए कि T1 ऑलमोस्ट यहां पे T2 के इक्विवेलेंट हो जाता है और फिर ये T के इक्विवेलेंट हो जाता है। फिर है ना, क्या किया? इसको हमने बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि ये T1 T2 ऑलमोस्ट T के इक्विवेलेंट हो जाएंगे और इसके कारण डेल्टा टी, ये जो इंटरवल था, ये ऑलमोस्ट जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है लेकिन जीरो के बराबर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए भाई, तो इंस्टेंटेनियस करने के चक्कर में क्या होगा? एक मिनट देखो, अगर मैं बोलूं कि ओमेगा एवरेज आ रहा है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो अगर मैं लिमिट लगा दूं तो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा ये। तो इंस्टेंटेनियस वाला होगा, लिमिट लगा दी साहब, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हैं, यह कहलाता है डी थीटा बाय डी टी। तो आपको पता चला कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। आपको इनिशियल वैल्यू पता होगी, फाइनल वैल्यू पता होगी, आप फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपसे कोई बोले इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या करोगे? इट इज डी थीटा बाई डी टी, यानी कि आपको जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप उसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए बात को? थीटा आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। जैसे फॉर सिंपली एग्जांपल में कंसीडर करता हूं कि साहब थीटा है टी स्क्वायर प्लस का टी, ठीक है, बस इतनी सी बात, ज्यादा नहीं। उन्होंने बोला कि भाई साहब फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। अब बेटा यहां पे सवाल लिखा है कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कीजिए फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। तो अगर आपको ऐसी चीजें दिखती है जिसमें आपको एक बड़ा टाइम इंटरवल दिखता है, जैसे कि सर 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स एक बड़ा टाइम इंटरवल है, ठीक है, तो बड़े टाइम इंटरवल पे तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एवरेज वैल्यू। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप t इक्वल्स टू 2 यहां पुट करेंगे तो थीटा मिलेगा, फिर t इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो थीटा मिलेगा, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके आप यहां पे फाइंड कर सकते हो। तो थीटा इनिशियल आ जाएगा कितना? 2 to the 4 प्लस 2 6, और थीटा फाइनल कितना आ जाएगा यहां पे? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, t का स्क्वायर 4 प्लस का 2 6, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 4 20। तो यहां पे आप डेल्टा थीटा निकाल सकते हो 20 माइनस का 6 करके, यानी कि ये ऑलमोस्ट आपका 14 बन जाएगा, और डेल्टा टी आप निकालोगे इट विल बी योर 2। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू 7 रेडियन पर सेकेंड आ सकती है। मतलब जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे कहानी चलती है।
अच्छा, अगर बोलते हैं फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मांगा है, इंस्टेंटेनियसली पूछ रहे आपसे। पहले तो वो इंटरवल में पूछ रहा था, लेकिन आज उसने आपसे पूछ लिया किसी स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, लेकिन पहले उसने 2 सेकंड से 4 सेकंड्स बोला, आज वो बोल रहा है 2 सेकंड्स पे। तो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, सो 2t प्लस का 1 डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसका, और फिर t इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 5 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। ये जो वैल्यू निकाली 7 रेडियन पर सेकंड, ये एवरेज है। बीच में हो सकता है इसकी वैल्यू 2 हो जाए, बीच में हो सकता है इसकी वैल्यू 5 भी हो सकता है इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो सकती है, 3 हो सकती है। एवरेज निकाला सबका हमने, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड होगी सिर्फ। आई थिंक अभी बात समझ आती है आपको। 2 सेकंड्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी, 5 रेडियन पर सेकंड। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स के बीच में वेलोसिटी 7, एवरेज निकाला है। अब इस एवरेज में हो सकता है कभी इसकी वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड रही हो सकता है कभी इसकी वैल्यू 4 रेडियन पर सेकंड रही हो सकता है किसी समय पे इसकी वैल्यू 5 रेडियन पर सेकंड भी रही हो, है ना, हो सकता है, नॉट अ बिग डील। तो उम्मीद करता हूं अभी अंतर आपको समझ आता है कि क्या है एवरेज, क्या है इंस्टेंटेनियस। तो पहले तो ये सारी बातें नोट करो, ठीक है, सब कुछ नोट करो सबसे पहले तो। उसके बाद मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना सिखाता हूं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, इसको भी नोट कीजिए। किया नोट सभी ने? पक्का? चलिए भाई, अब रिलेशन फाइंड करते हैं बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी। भाई लीनियर वेलोसिटी आपको पता है v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। लीनियर वाली बोले तो v, एंगुलर वाली तो बोले तो ओमेगा। तो v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? तो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूं एक सर्कुलर मोशन। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, जिसका रेडियस r है। तो दिख रहा है सभी को? हाँ सब बिल्कुल बढ़िया दिखाई देते हैं। तो एक पार्टिकल जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और वो पार्टिकल गया राइट फ्रॉम हियर टू द हियर। ठीक है, यहां पे पार्टिकल था और यहां से यहां तक गया। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, और यहां से यहां जाते समय उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया। दिस इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, ओके सर। ए से बी जाते समय उसने आर्क कवर किया जिसका लेंथ हमने एल मान लिया। चलो इस बार डी मान लेते हैं, चलो तुम्हारे तसल्ली के लिए, अच्छा लगता है देखने में। तो हमने आर्क लेंथ डी माना। नहीं यार, डी से मजा नहीं आएगा, पिक्चर खराब हो जाएगी, एल ले लो। चलो ठीक है, एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस हो सकता है कैपिटल आर। ठीक है भाई, मान लिया हमने कैपिटल आर। तो पार्टिकल ए से बी जा रहा है। ए से बी जाते समय पार्टिकल के पास जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल जब ए से बी जाता है तो उसके पास एक और वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी। है ये क्या बात हो रही है सर? आप बोल रहे थे अभी तो एंगुलर वेलोसिटी होते हैं, लीनियर कहां से आ जाती है? बेटा हर एक पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी होती है, बट वो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। अभी बताता हूं कैसे। तो अभी पहले रिलेशन निकालते हैं, उसके बाद बताता हूं कैसे होगा। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। बेटा यहां पे आप जानते हो एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। होता है ये वाली बात तो हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो, है ना। एंगल यहां पे थीटा है, आर्क यहां पे कितना है बेटा एल, और रेडियस कितना है यहां पे कैपिटल आर। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने समय के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन किया तो यहां हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और ये हो जाएगा dl बाई डी टी। बेटा डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। अरे नहीं होता क्या? डी थीटा बाई डी टी क्या है? ओमेगा, और dl बाई डी टी क्या है? v। तो हो जाएगा v बाय आर। dl बाई डी टी, सिंस dl बाय डी टी इज इक्वल्स टू v। अरे यार l क्या है? लेंथ। लेंथ का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलता है? स्पीड।
और डी थीटा बाई डी टी, ये अभी जस्ट पढ़ के आए हो, वो ओमेगा होता है। मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हो, इसलिए हमने बोला कि साहब ये एंगुलर स्पीड और स्पीड में रिलेशन रहेगा। इसको देखो तो अच्छे से दिखता है अगर v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखें तो, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। यहां पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड में खेल रहे हैं, हमें डायरेक्शन वगैरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूरी कहानी मैग्नीट्यूड में चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसका वेक्टर फॉर्म कोई आपसे पूछ ले तो ये बेटा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इसका जो वेक्टर फॉर्मेट आएगा वो आएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सर ये r वेक्टर क्या होता है, ये तो हमने पहली बार सुना। r वेक्टर क्या है सर, ये है रेडियस तो आप बोल रहे थे लेंथ होती है, ये क्या ये पोजीशन वेक्टर है क्या? r वेक्टर क्या असल में यहां पे पोजीशन वेक्टर को दर्शाता है? जी हां जनाब, यहां पे r वेक्टर असल में पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं। सो r वेक्टर की अगर मैं बात करूं सो इट इज एक्चुअली द रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस वेक्टर। बेटा एक तरह का पोजीशन वेक्टर ही है ये। डायरेक्शन इसकी होती है सेंटर से पार्टिकल की तरफ। डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर, हमेशा सेंटर से दूर जाते हुए इसकी डायरेक्शन बनाना, ठीक है। बाकी v आपको पता है वेलोसिटी होती है, ओमेगा आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी होती है, r पता चल चुके हैं रेडियस वेक्टर है। ये रेडियस वेक्टर अलोंग द रेडियस होता है, रेडियस वेक्टर अलोंग द रेडियस होता है और इसकी डायरेक्शन जो होती है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ठीक है। चलिए बेटा, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके लिए काम का है, इसको छाप लीजिए जल्दी से। ऑल्दो v वेक्टर फॉर्मेट को ये पूछेगा नहीं आपसे कि वेक्टर फॉर्मेट आया कहां से, क्योंकि ये चीजें नहीं पूछते, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा। बेटा v इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा, ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये वेक्टर फॉर्मेट वाली बातें नहीं पूछेगा कोई भी आपसे, ये चीजें ऑब्जर्व की गई तो ठीक है, तो बोला गया भाई v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। अब इन दोनों को देखो, एक तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला तो चलो हमने डिराइव कर लिया, और जब हमने ऑब्जर्वेशंस किए तो ऑब्जर्वेशंस को मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बताता हूं यहां पे कि v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है ना। तो v वेक्टर क्या होगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होगा, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। और जब आप इसको सॉल्व करते हो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखते हो तो ओमेगा r ही लिखा जाता है। मैं इसको थोड़ा सा और इस पे लाइट डालता हूं कि v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है। तो ध्यान देना सभी लोग, क्या मैं लिखूं कि v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज ओमेगा r साइन थीटा। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम v इक्वल्स टू ओमेगा r, जो हमने डिराइव किया हुआ है, तो मुझे पता चला ऑन कंपेयरिंग, मुझे क्या पता चला बेटा कि जो साइन थीटा है वो कितना है? 1 है। और ऐसा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो एक बात जो मैं समझ जाए यहां से क्या कि साहब ओमेगा और आर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इससे मुझे एक बात पता चली कि v वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ओमेगा वेक्टर के। ऑल्सो मुझे पता चली कि v वेक्टर परपेंडिकुलर होगा r वेक्टर के। क्या ये बातें हमें नहीं पता थी क्या बेटा? क्या ये बातें हमें नहीं पता थी क्या? क्या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्टेंट मिलता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है क्या? जी सर। तो यहां पे भी जब v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कर रहे हो तो v वेक्टर ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा, v वेक्टर r के भी परपेंडिकुलर होगा। और जब हमने इसको कंपेयर किया ओमेगा r से तो पता चला भैया ये क्या हो देखने को मिल रहा है, मुझे यहां से पता चल रहा है कि ओमेगा वेक्टर भी r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बहुत सारी बातें यहां से हमें पता चली। क्या क्या पता चला हमें? पहली चीज कि सर तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मुझे क्या पता चला यहां पे कि जो तीनों वेक्टर्स हैं v, ओमेगा और r, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से
एक बात मुझे समझ आने लगी कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके पास वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी होगी, पर वो कैसी डायरेक्शन में होगी, आओ जरा चर्चा करते हैं इस पे। समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? यहां पे मैं इसका पोजीशन रेडियस वेक्टर बना रहा हूं, दिस इज द रेडियस वेक्टर। बेटा पार्टिकल ऐसा घूमेगा यहां पे ऐसे आके, ठीक है? तो सपोज करो पार्टिकल घुमा और घूमते घूमते यहां पे आ गया। सीधी सी बात है, ये है रेडियस वेक्टर, ओमेगा इसके परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको क्या बोला था, फ्रॉम दिस फॉर्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा आर। बेटा ओमेगा जो है v और r दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो ओमेगा है वो r के परपेंडिकुलर है, ऑल्सो ओमेगा v के भी परपेंडिकुलर है। तो r की डायरेक्शन अगर ये है, ओमेगा एक्सियल होता है बेटा, एक्सियल मतलब वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये इसको दिखाने का तरीका हो गया। बाहर की तरफ कोई भी चीज आएगी तो उसको ऐसे डिनोट करोगे, अंदर की तरफ कोई चीज जाएगी तो उसको ऐसे डिनोट करोगे। तो ये बाहर आती हुई आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए ऐसे बनाना बेटा, और अंदर जाती हुई इनवर्ड डायरेक्शन को ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि मैं बार बार बोर्ड पे ऐसे पेन लगा के तुम्हें बताऊं, ये देखो बाहर आ रही, ये देखो अंदर जा रही। तो अब से अगर मैं डॉट बना दूं तो समझ जाना कि ये बाहर की तरफ आने वाला डायरेक्शन, और अगर मैं क्रॉस बना दूं तो समझ जाना अंदर जाता हुआ डायरेक्शन। एरो को देखा है कभी, तीर को देखा है, सामने से तीर आता है तो डॉट लगता है, और तीर जाता हुआ जब दिखता है तो पीछे क्रॉस दिखता है उस पे, है ना? तो ये वही डायरेक्शन है सिर्फ। तो ओमेगा बाहर की तरफ आ रहा था, इसलिए ओमेगा को मैंने बना दिया, क्योंकि ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है जो अलोंग द एक्सिस होता है। पता है ना आप लोगों को? भाई साहब यहां पे अगर ये मान लो सर्कल है और अगर ये उसकी एक्सिस है तो ओमेगा या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा। बात नोट कर लो ये कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, और अगर ये एक्सिस है तो ओमेगा जो है अलोंग द एक्सिस होता है। बात नोट कर लो, हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर। सर्कल पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ये उसकी एक्सिस, तो ओमेगा अलोंग द एक्सिस होता है। या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, वो अलग बात है फिर। तो बेटा क्या ओमेगा प्लेन से बाहर आ रहा है? हां साहब। क्या वो आर के परपेंडिकुलर है? हां साहब। इसके पास एक वेलोसिटी भी होती है जो कि आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऑल्सो ओमेगा के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से होगी। ये वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर? हां साहब। क्या ये वेलोसिटी ओमेगा भी परपेंडिकुलर? ओमेगा को भी मैं पेन से डिनोट करता हूं, देखो पेन के जो डायरेक्शन है वो ओमेगा का डायरेक्शन है। तो बोलो क्या ओमेगा आर के परपेंडिकुलर? हां सर। क्या ओमेगा वी के परपेंडिकुलर? हां सर। क्या वी और आर परपेंडिकुलर? हां सर। तो क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे हैं बेटा? हां। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें हमने फॉर्मूले से डेराइव करी, उसके बाद ड्रॉ किया, और ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी थी फिर, है ना? तो बेटा क्या क्या चीजें यहां पे हमने ऑब्जर्व करी है? पहली चीज तो हमने ये डेराइव किया, v इक्वल्स टू ओमेगा आर कैसे आता है ये हमने डेराइव किया। इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। वो हमारे कोई काम का नहीं कि कहां से आया, बस वो फॉर्मूला देख लेने के बाद पॉइंट ये आता है कि अगर मैं v को देखूं तो v जो है वो ओमेगा और r दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है। पहली बात तो r क्या है, तो बोला गया साहब r इज एक्चुअली द रेडियस वेक्टर। r क्या होगा? वो रेडियस वेक्टर होगा, अलोंग द रेडियस होता है, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, सेंटर से दूर जाता हुआ रेडियस वेक्टर बनाना। तो अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म देख रहे हो तो यहां से पता चल रहा है कि v वेक्टर तभी मिलेगा जब आप ओमेगा और r का क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। v तभी मिलेगा जब आप ओमेगा और r का क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो यार भाई जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो जो आंसर मिलता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही बात मैंने यहां पे डिफाइन करी कि v इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है, तो v ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा, v r के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि v जो है वो r के परपेंडिकुलर है, ऑल्सो ये v ओमेगा के जो बाहर की तरफ आ रहा है उसके भी परपेंडिकुलर। मैंने बोला साहब v को लिखते हैं ओमेगा r sin थीटा, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा। मैग्नीट्यूड हमने निकाला v इक्वल्स टू ओमेगा r, कंपेयर करके देखा, कंपेयर करके पता चला कि भाई साहब sin थीटा तो 1 है। sin थीटा 1 होने का मतलब थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री मतलब ओमेगा और r के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी ओमेगा और r भी परपेंडिकुलर। तो भाई ये तीन बातें जो मुझे समझ आई, देखा तो v ओमेगा और r तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो
कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो उसमें v, ओमेगा और r तीनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाले हैं। डायग्राम भी मैंने बना दिया है इसके लिए आपके लिए। तो ये रिलेशन आपके काम आने वाला है, इसको छाप लेंगे सभी लोग जल्दी से, ठीक है। ये रिलेशन आपके काम आने वाला है, तो ये जल्दी से नोट करने वाली बातें हैं, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। अभी क्या है, इंट्रोडक्शन है बेटा आज, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसी बातें हैं, ये पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे भी आऊंगा फिर आपकी। तो चिंता बिल्कुल भी मत करना कि क्वेश्चन कब होंगे, क्या होगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। किया नोट यहां तक? फिर इधर आओ, ये सारी बातें लिखो। तुम समझ रहे हो ना एक्सियल वेक्टर कैसा होता है? अगर ये सर्कुलर मोशन है एंड इफ दिस इज द एक्सिस, अगर ये सर्कुलर पाथ है और ये सर्कल की एक्सिस है, तो एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस होता है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस रहता है इसका, ठीक है। चलिए बेटा, नाउ लेट्स मूव अहेड। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोबारा देख लो बेटे, एक बार पढ़ चुके हो, मुझे दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यहां पे साहब ये θ2 होना था, यहां पे साहब ये θ1 होना था, तो θ2 माइनस θ1 करके कहानी को डिफाइन किया जाता है। सारी बातें पता है तुम लोगों को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है बेटा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, जरा गौर फरमाना, क्योंकि आप रिलेटिव मोशन पढ़ते हो तो आपको रिलेटिव मोशन का ज्ञान है, आपको वेलोसिटीज के केस में रिलेटिव मोशन निकालना आता है। सीधी सी बात है कि अगर एक गाड़ी है यहां पे हमारे पास जो कि चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और अगर ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इसके आगे एक ट्रक चल रहा है जो कि चल रहा है विद द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 10, या फिर मैं बोलूं, हाँ चलो 10 मीटर पर सेकंड, तो आप इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। आप इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो ये लिखोगे 5 माइनस का 10 माइनस का 5 मीटर, यानी ट्रक के लिए ये कार पीछे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, 10 माइनस का 5 यानी कि प्लस का 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि कार के लिए ये ट्रक आगे जा रहा है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। पढ़ा है नहीं सारी बातें? तो सपोज करो हमारे पास दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, और ये पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है कि ये क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सपोज ऐसा कुछ। ऑल्दो दिख नहीं रहा है सर्कुलर मोशन की तरह, बट थोड़ा सा भावनाएं समझो, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारे पास दो वेक्टर्स है, दो पार्टिकल्स हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल्स है हमारे पास, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मेरे बच्चे, और जब ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाए सर? तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। मैं आगे आ जाता हूं अगले स्लाइड पे। सो दिस इज द पार्टिकल ए, दिस इज द पार्टिकल बी। पार्टिकल ए के पास वेलोसिटी इधर होती है, पार्टिकल बी के पास वेलोसिटी कुछ इस तरफ से, कुछ भी मान लो अभी, और एंगल वगैरह भी डिफाइन कर देता हूं। ए ने θ1 एंगल बनाया यहाँ पे, θ1, एंड दिस इज द वेलोसिटी v1। बी की बात करूं तो बी ने यहां से vb इज द v2 इज द वेलोसिटी, एंड इसने कितना एंगल बनाया होगा सोचो जरा, θ2 एंगल इसने बनाया पार्टिकल बी ने। तो हमें यहां पे ओमेगा रिलेटिव निकालना है, ओमेगा रिलेटिव निकालना है। सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r, वेयर r इज द रेडियस, है ना बेटा, यहां पे r क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। चलिए, तो बेटा यहां पे v इक्वल्स टू ओमेगा बाय r से, तो ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल्स टू v रिलेटिव बाय r कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर आप वेलोसिटीज को देखें तो आपको वेलोसिटीज के कुछ कंपोनेंट्स नजर आएंगे, जैसे v2 का एक कंपोनेंट यहां नजर आएगा गिवन बाय v2 cos θ2, v2 का एक कंपोनेंट यहां नजर आएगा गिवन बाय कितना हो जाएगा ये, वैसे मुझे कुछ अलग इसको कंसीडर करता हुआ चलना चाहिए था, है ना। v2 को थोड़ा सा मैं और टिल्ट कर देता हूं इधर की तरफ, v2 sin θ2,
मैं V2 को थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि थोड़ा समझ आ सके। दिस इज V2 मेकिंग एन एंगल ऑफ θ2। सिमिलरली काम मैं किसके लिए करने जा रहा हूं, V1 के लिए करने जा रहा हूं। तो V1 का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा V1 cos θ1, एक कंपोनेंट इधर आएगा V1 sin θ1। एक बात बताओ, क्या इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटीज की रिक्वायरमेंट होती है? क्या पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए ऑलवेज टेंजेंशियल वेलोसिटीज की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल सही पकड़े हो सर, यहां पे वी रिक्वायर्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटीज, है ना। सर्कुलर मोशन कराने के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है क्या बेटा? हमेशा देख लो, ये V1 sin θ1 और V2 sin θ2 की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा। बाकी V1 cos θ1 और V2 cos θ2 क्या है, ये अलोंग द रेडियस जा रहे हैं। सब A और B के बीच का जो सेपरेशन है कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन करना है, अगर सर्कुलर मोशन करना है तो ये दोनों, मान लीजिए A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। A के पास वेलोसिटी है V1 sin θ1, B के पास वेलोसिटी है V2 sin θ2। जरा देखो जरा, V2 sin θ2 और यहां पे एक वेलोसिटी आ चुकी है इसकी V1 cos θ1 और इसकी आ चुकी है V2 cos θ2। इसको ऐसे समझो, मजा आएगा देखना, ठीक है। क्या मैं बोला, A के पास वेलोसिटी V1 sin θ1, B के पास वेलोसिटी V2 sin θ2। A के पास वेलोसिटी V1 cos θ1, B के पास वेलोसिटी V2 cos θ2। बेटा ये जो पार्ट है R, क्या ये दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या इनके बीच का सेपरेशन कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनके बीच का सेपरेशन कम या ज्यादा हो गया तो ये एक सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। फिर अगर इनके बीच का सेपरेशन कम या ज्यादा हो जाए तो ये सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। फिर उसके लिए मैंने बोला कि साहब इनके बीच का सेपरेशन फिक्स रहना चाहिए। सो हमने बोला क्या, सिंस separation between A and B have to be constant। देख लेना है, मैं कभी कभी अंग्रेजी गलत लिख देता हूं, है ना। तो A और B के बीच का जो सेपरेशन है उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। उसके लिए जितनी स्पीड से A इधर जाएगा, B को भी उतनी स्पीड से जाना पड़ेगा। इसके लिए V1 cos θ1 को बराबर होना पड़ेगा V2 cos θ2 के। ये वही बात हो जाएगी बेटा कि अगर आप किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हो और आपकी गाड़ी की स्पीड अगर सामने वाले की स्पीड के बराबर है तो क्या उसको कभी पकड़ पाओगे? बोलो, आप अपनी गाड़ी चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से और सामने वाला भी अपनी गाड़ी चला रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या आप कभी पकड़ पाओगे उसको? बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कभी चेंज ना हो, उसके लिए V1 cos θ1 को V2 cos θ2 के बराबर होना पड़ेगा। और सर्कुलर मोशन करवाने के लिए V1 sin θ1 और V2 sin θ2 रिस्पॉन्सिबल है। सो ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे V रिलेटिव, लेकिन आपको कौन सी वेलोसिटी लेनी है? परपेंडिकुलर वाली, डिवाइडेड बाय R, क्योंकि V ओमेगा के परपेंडिकुलर होता है, V ओमेगा के परपेंडिकुलर होता है। V1 sin θ1 अपोजिट डायरेक्शन में ना, हाँ सर, V2 sin θ2 और दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्यों ली? क्योंकि ओमेगा जो है अलोंग द एक्सिस होगा और ये ओमेगा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। तो भाई देख लो, रेडियस के भी परपेंडिकुलर और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर सिर्फ साइन थीटा वाली वेलोसिटीज थी। रेडियस के भी परपेंडिकुलर और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर सिर्फ साइन थीटा वाली वेलोसिटीज थी। इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बस ऐसे पकड़ के घुमा दिया तो ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम पकड़ के घुमा दिया तो ये डायग्राम बन गया भाई। तो ये शायद समझना ज्यादा आसान था अपने लिए। तो बेटा यहां से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें फॉर्मूला मिला है फॉर द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। भाई रिलेटिव वेलोसिटी तो सॉल्व करना आता था, लेकिन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आज हमने सीख लिया है। तो हमेशा ध्यान रखना, निंजा टेक्निक यही है कि जब आप रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हो तो आप एक काम करो, आप सिर्फ उन्हीं वेलोसिटीज को कंसीडर करो जो कि आर के परपेंडिकुलर है। आप सिर्फ उन्हीं वेलोसिटीज को देखो जो आर के क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो यहां पे r के परपेंडिकुलर साइन थीटा वाली वेलोसिटीज थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में उनको ऐड कर देते हैं, तो हमने भी ऐड किया, डिवाइड बाय r कर दिया। चलिए बेटा, तो उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही है। ये सारी बातें लिख ली थी आप यहां पे, हाँ ये सारी बातें लिख लीजिए, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। हो गया नोट, कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही कहानी है जो आपके नॉर्मल एक्सेलरेशन की आती थी। जैसे आपने एक्सेलरेशन को क्या लिखा, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। हम बात करें अगर लीनियर एक्सेलरेशन की, अगर हम बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की, तो ये क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इट इज द एवरेज वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि साहब कोई गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमने बोला कि गाड़ी हमारी t इक्वल्स टू 0 पे थी, यहां पे रेस्ट पे, और किसी समय t पे वो गाड़ी हमारी यहां चल रही है v वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसमें, v बाई टी हो जाएगा। क्या यही होता है एक्सेलरेशन? तो यही कहानी हम यहां पे सर्कुलर के लिए भी डिफाइन करेंगे। हमने बोला साहब कि सपोज करो एक पार्टिकल है मेरे पास, ये पार्टिकल जो है यहां पे था t इक्वल्स टू 0 पे, रेस्ट पे, फिर किसी समय t पे वो पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, किसी टाइम t पे वो यहां पे पहुंचा, उसके चलने की जो स्पीड थी वो थी ओमेगा, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था बेटा, जब वो t इक्वल्स टू टी टाइम पे पहुंचा तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा। तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाय, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से लिखते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय टी। अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय टी हो जाएगा। तो जैसी कहानी आपने लीनियर वेलोसिटी के लिए की थी, वैसी कहानी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होगा, बट वहां पे लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, टाइम को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम जो कहानी डिफाइन करेंगे, दिस इज बेसिकली फॉर द एवरेज वैल्यू एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जैसे आपने एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, वैसे एक बार एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करो। जैसे आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, वैसे कोशिश करो एक बार इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने की। देखो भाई क्या आंसर्स आते हैं। हाँ भाई तो दिमाग लगाया होगा। एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या आता है, देखो लीनियर एक्सेलरेशन की जब मैं बात बोलूंगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन के केस में वी हैव द एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता है भाई, जल्दी से बोलते जाना है सारी बातें। अब अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसको मैं लिखता हूं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। कोई शक वाली बात है क्या, नहीं ना। जब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो यहां लिखता हूं dv बाय dt, यानी कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसी ही कहानी कुछ हम यहां पे भी डिफाइन करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए मैं एक पार्टिकल को बना लेता हूं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यहां पे एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल यहां पे था पहले, हाँ बिल्कुल सर, सही बात है, यहां पे था। उसके बाद पार्टिकल यहां पे गया, बिल्कुल सही बोले सर। उसके बाद पार्टिकल यहां पे आया, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, t इक्वल्स टू t1 पे पार्टिकल यहां पे आया, पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1। t इक्वल्स टू t2 पे पार्टिकल यहां पे आया और उसके पास एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 2। t1 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, t2 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। तो बोला गया फ्रॉम t1 टू t2, फ्रॉम t1 टू t2। भाई t1 से लेके t2 के बीच में कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? तो मैंने बोला साहब एक काम करो, यहां पे अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो t1 से t2 जाते समय हम डिफाइन करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इट शुड बी इक्वल टू, बेटा यहां की एंगुलर वेलोसिटी माइनस यहां की, क्योंकि यही होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय यहां का टाइम t2 माइनस का t1, इट इज योर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। यार यही तो किया था हमने पहले भी, ऐसी ही तो चीजें हम करते थे। किसी भी टाइम पे आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, ये बेटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। t1 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है।
यहां से लेके यहां तक की बातें कर रहे हैं, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 यानी इनिशियल वाली, यहां पे बात करें तो फाइनल वाली, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हम इसको डिफाइन करते थे, यही होता था। बेटा जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की तो एवरेज हुआ, जब मैं बात करता था इंस्टेंटेनियस की तो फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैसे बोलते थे इसको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे चीजें डिफाइन करनी है इंस्टेंटेनियस के लिए तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करूंगा, यानी कि डेल्टा टी को जीरो की तरफ लेके चले। यार ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे ओमेगा मिल जाएगा। अगर ये इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे क्या वैल्यू मिल सकती है इंस्टेंटेनियस की, तो मैंने कोशिश की इसको छोटा कर दिया, टाइम इंटरवल को छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा, बिल्कुल छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि ऑलमोस्ट टी के बराबर दिखता है वो। तो इंस्टेंटेनियस के लिए मैं डेल्टा टी को जीरो की तरफ कर देता हूं। ऐसा करने से तो अल्फा इंस्टेंटेनियस जो मिलता है इट इज योर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। भाई अगर मैं लिमिट बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो यहां पे इसको लिखाते हैं, लिखने का तरीका होता है डी ओमेगा बाय डी टी। तो एक बात और पता चल गई कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें इट इज डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि अगर आपके पास ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो आप करेंगे उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस। जैसे कि एक सवाल हमारे पास आ जाता है, सवाल बोलता है कि साहब मान लो ओमेगा जो है वो है टी प्लस का 2, ठीक है, ओमेगा है टी प्लस का 2, चलो टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4 लिख दिया, ठीक है, चलिए अच्छा लगता है देखने में। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एंगुलर acceleration from 2 seconds to 3 seconds। भाई साहब 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड्स में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा तो ये बताना हमें। तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, आप क्या करो पहले तो वेलोसिटी निकाल लो इनिशियल वाली, t को 2 पुट किया, 4 प्लस का 4 प्लस का 4 12 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या है मेरे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फिर आप क्या करोगे 3 पुट करोगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 6 प्लस का 4, ये हो जाएगा 19 रेडियन पर सेकेंड। अब आप क्या करोगे यहां पे अल्फा निकालोगे तो इट विल बी योर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके। ऐसा ही होता है सवाल अगर आता है तो भाई फाइनल वाला 19 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2, ये बन जाएगा 7 रेडियन पर सेकेंड। सो व्हाट इज द अल्फा, इट्स 7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मुझे इसकी यूनिट और डायमेंशन बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को? अरे यूनिट और डायमेंशन बताने की जरूरत है क्या अल्फा की? अरे यार ऐसे मत किया करो यार। हाँ, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। चलो भाई प्यार से ओमेगा बाय टी लिख दो, अच्छे से समझ आएगा। अल्फा ओमेगा बाय टी बोलो जरा, रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, बोले तो रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ये तो गई यूनिट की बात। डायमेंशन की बात करें तो अल्फा का भाई रेडियन है डायमेंशनलेस और टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी माइनस का 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है साहब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल सर, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। किस प्रकार का? एक्सियल वेक्टर। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन इसकी वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की है। भाई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो ये भी एक्सियल होगा, अलोंग द एक्सिस रहेगी इसकी डायरेक्शन, यानी कि सपोज करो ये कोई सर्कुलर पाथ है और ये अगर एक्सिस है तो अल्फा या तो यहां हो सकता है ओमेगा की डायरेक्शन में, या तो यहां पे भी हो सकता है। तो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ अल्फा एंड ओमेगा, बोथ आर द एक्सियल वेक्टर। यहां पे दिख रहा है, लेकिन सपोज करो ऐसा सर्कल बना दिया मैंने, फिर क्या करोगे? तो इसको बनाने के लिए या तो हम ऐसे बनाएंगे या फिर हम ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब होता है इनवर्ड, इसका मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको हम डॉट से बना देंगे, अगर कोई वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्रॉस से बना देंगे, ठीक है। चलिए साहब बहुत शानदार, समझते हो ये सारी बातें। अब आ जाओ पुराने क्वेश्चन पे फिर से। पुराना क्वेश्चन क्या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर था ये? हाँ साहब बिल्कुल रेडियन पर सेकंड स्क्वायर था। अच्छा अगर यही इक्वेशन देके मैं पूछ रहा हूं फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे, तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करके t की जगह 4 पुट करोगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो यही इक्वेशन दे दूं और मैं आपसे बोल दूं कि भाई ओमेगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड्स, 4 सेकंड पे एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो भाई डिफरेंशिएशन किया 2t प्लस का 2 और यहां पे t की जगह 4 पुट किया तो 2 इंटू 4 प्लस का 2, 4 टू द 8 और यहां पे हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे काइनेमेटिक्स पे, ठीक है। जब भी पैरामीटर्स की बात होगी तो इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे सवाल आए तो घबराना बिल्कुल भी मत, आराम से सॉल्व कर लोगे। बाकी और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कराऊंगा ही नहीं, मैं मना कर रहा हूं, नहीं कराऊंगा यार, बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी बात समझ आती है तुम लोगों को सारी, ठीक है। चलिए बेटा, तो देख लो भाई इन्होंने भी एवरेज को डिफाइन किया है जैसा हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो इन्होंने भी एवरेज डिफाइन कर दिया, इन्होंने भी इंस्टेंटेनियस को डिफाइन किया, बोला लिमिट को डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दो। तो अगर अल्फा इंस्टेंटेनियस बोलोगे इट शुड बी योर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहां पे लिखा है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। बेटा ये तरीका होता है लिखने का, है ना। फिर इंस्टेंटेनियस जो मिलेगा इट शुड बी योर डी ओमेगा बाय डी टी। सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन करके कहानी को खत्म कर देना है। क्लियर रहेगी बातें? सभी को क्लियर रहेगी बातें? कोई शक, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है ना? बहुत शानदार। अब यहां तक तो हमारी कहानी खत्म होती है और यहीं पे हमारा आज का ये लेक्चर भी समाप्त होता है, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? तो अगले लेक्चर में भी पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स इस पे चर्चा होगी, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ही चलेगा अभी भी, इसकी चर्चा अगले लेक्चर में होगी जिसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। साथ ही साथ कुछ और प्रकार के यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे मैंने पहले बोला था आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। ये मत सोचना कि यार ये सारी बातें तो मुझे पता थी तो मैं अगला लेक्चर क्यों देखूं, है ना। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा आज के वीडियो में कोई समस्या परेशानी अगर आई हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो। उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.magnetbrains.com। वहां पे जाके IIT JEE में जाना, वहां पे मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, DPP, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाके एक बार चेक करो, बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम्स के लिए वहां पे अवेलेबल है, तो वो आपकी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको पैटर्न बोला है प्रैक्टिस का, वो बहुत जरूरी है बेटा, उसी पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करो। इन्होंने भी की थी, इनकी फोटो यहां छप चुकी है, अगली फोटो आपकी होगी। तो बस अपनी शिद्दत मेंटेन करके रखना, मक्कारी क्वेश्चंस को लेकर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इसके अलावा चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वो जो लाल बटन है वो दबा लेना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। और अपने दोस्तों तक सेशन जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना कि भाई साहब अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो सो मैग्नेट ब्रेन्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, आके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना।
सो आज की बस इतनी ही बातें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।